दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 9,70,169 हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 3,31,116 पर पहुँच गई है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,13,735 हो गई है। पर दुख की बात यह है कि 24,929 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी प्रभावित राज्यों में से सबसे पहले नंबर पर है, जहां पर 2,75,640 नए मामले हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां पर 1,51,820 नए मामले हैं। वहीं दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां 1,16,993 मरीज हैं। और कर्नाटक जो चौथे नंबर पर है, वहां 47,253 मरीजों के साथ। इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व में महामारी संक्रमितों की संख्या 1,35,16,656 हो गई है। आपको बता दें कि रिकवर होने वालों की संख्या 75,31,380 पर पहुंच गई है। पर दुख की बात यह है कि 5,83,450 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आज सुबह के सन्नाटे के साथ लॉक हुआ पूरा बिहार। घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये बातें। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में दूसरी बार लगाए गए लॉकडाउन की शुरुआत सुबह के सन्नाटे से हुई। राजधानी की तमाम सड़कें वीरान हैं। इक्की दुक्की वाहनें ही सड़क पर दिखाई दे रही हैं। पटना के 144 कंटेनमेंट जोन के लोग भी सहमे हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पर इन क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि शहर के सभी पार्कों और गांधी मैदान में सैर पर लगी रोक के कारण वीरान रही। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन को कारगर बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के 5 दर्जन अधिकारी सहित 250 से अधिक लाठीधारी और सशस्त्र जवान राजधानी की सड़कों पर रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। डीएम रवि कुमार ने कहा कि बिना परिचय पत्र और जायज वजह के वाहन से कहीं भी आने जाने की अनुमति किसी को भी नहीं मिलेगी। सरकारी और आपात सेवा में लगे कर्मियों को परिचय पत्र की जांच जगह जगह पर की जाएगी। आवश्यक और आपात सेवा के कर्मियों को सिर्फ कार्यस्थल तक आने जाने की ही अनुमति मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चला है कि बिहार की राजधानी पटना में 7 दिनों में 62% केस बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के चलते 21 नए क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दरअसल बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए बिहार के 38 जिलों में 16 से 31 जुलाई के बीच में 16 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि महामारी के लिए कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने चेहरे को मास्क, रुमाल या फिर तौलिए से ढकें। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सोनिया गांधी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। 10 अगस्त तक अध्यक्ष नहीं चुने जाने पर ईसी देगा दखल। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसे बढ़ाने के लिए जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक करनी होगी। पार्टी को अपना निर्णय चुनाव आयोग को 10 अगस्त तक सूचित करना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने आयोग को बताया था कि महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च को लागू लॉकडाउन के कारण नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 10 अगस्त तक अध्यक्ष नहीं चुने जाने पर आयोग इस मामले में दखल देगा। गौरतलब है कि बीते साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली थी। इसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तब कहा था कि वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फिंगर एरिया से पूरी तरह नहीं हटना चाहता चीन। टकराव वाले इलाके से वापस जाने के लिए सहमत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों देश समय समय पर बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में फिर से तनाव वाले इलाके में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर एरिया से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए अनिच्छा दिखा रहा है। हालांकि टकराव वाले इलाके से पूरी तरह से हटने के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहां तक चीन वापस जाए। भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अपने कुछ दिनों में करीबन 21-22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति की निगरानी और सत्यापन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 4 के पास के क्षेत्रों में चीनी सैनिकों ने ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप से अपने ढांचों को हटाना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि चीन के सैनिक फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर पहुंच गए हैं। गलवान नदी घाटी और
लद्दाख के संवेदनशील पेंगोंग त्सो इलाके से चीन हट रहा है। पेंगोंग लेक का वही इलाका है जहां इस साल मई के महीने में चीन के सैनिक आए थे और भारतीय सेना के साथ टकराव हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ओबामा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट समेत इन 20 हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट हुए हैक। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर पर हैकरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों के भी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। हैक किए गए अकाउंट पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया। हैक करके फर्जी ट्वीट में कहा गया कि दान में भेजे गए बिटकॉइन को वे दुगना लौटाएंगे। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट हो गए। हालांकि तब तक कुछ ही देर में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से अधिक भेज दिए। इस बीच ट्विटर ने कहा कि ये हमारे लिए चुनौती भरा वक्त है। हमारी टीम इसे दुरुस्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर के सीईओ जैक ने इस पूरे मामले पर कहा कि आज ट्विटर में बहुत ही मुश्किल दिन भरा था। जो हैकिंग हुई उसे हमने रोकने का प्रयास किया। इसके लिए काफी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब अकाउंट फिर से शुरू कर दिए गए हैं। ये हैकिंग कैसे हुई और इसके पीछे कौन था, इसकी अभी जांच जारी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले हैं 32,000 से ज्यादा मरीज। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी आए दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। महामारी संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 32,695 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से एक दिन में 606 लोगों ने दम तोड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वीरवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सर्वाधिक 32,695 नए मामले सामने आने के बाद देश में इस घातक बीमारी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,68,876 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण से 606 लोगों ने दम तोड़े हैं और जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 24,915 हो गई है। आपको बता दें कि देश में संक्रमित होने के बाद अब तक 6,12,815 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,31,146 लोगों का उपचार चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, नीतिगत सुधारों से बदल जाएगी कृषि क्षेत्र की तस्वीर। प्राइवेट ट्रेड ही पहुंचाएगा किसानों तक खुशहाली। दोस्तों आपको बता दें कि नीतिगत सुधारों के जरिए किसानों की दशा और दिशा बदलने में लगी सरकार के प्रयासों को बल मिलने लगा है। कृषि व्यापार पर कसा कानूनी शिकंजा टूटने लगा है। प्राइवेट ट्रेड के मार्फत ही किसानों तक खुशहाली पहुंच सकेगी। कृषि कारोबार में संलग्न कंपनी आईटीसी का कहना है कि कृषि क्षेत्र की वैश्विक श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी होने के लिए घरेलू कृषि में सतत विकास का होना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि आईटीसी कंपनी के एग्री बिजनेस के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव रजनीकांत राय ने वीडियो पर आयोजित प्रेस वार्ता में जोर देकर कहा कि सरकार के नीतिगत बदलाव से कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यमियों की बाढ़ आ जाएगी, जो पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक तक सक्रिय होंगे। किसानों की निर्भरता भला न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों हो, उन्हें इससे अधिक मूल्य मिलने चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार का हस्तक्षेप हटना जरूरी है। किसानों तक बाजार को ले जाने का दायित्व प्राइवेट कंपनियों का है, जिससे मांग आधारित उपज तैयार होगी। प्राइवेट ट्रेड को पहली बार स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक बाजार तक में बेझिझक काम करने का मौका मिला है। कृषि क्षेत्र में कृषि उद्यमिता गेम चेंजर हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, देश के 3 राज्यों में भूकंप, हिमाचल, गुजरात और असम में महसूस किए गए झटके। दोस्तों आपको बता दें कि देश में गुरुवार को एक के बाद एक 3 राज्यों में भूकंप आया। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात और असम में भी भूकंप आया है। हालांकि इससे अभी तक किसी तरह का नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि हिमाचल के ऊना में स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 4:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.3 रही। इसी के साथ आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में स्थानीय समय अनुसार 7:40 पर भूकंप आया और इसकी तीव्रता 4.5 रही। वहीं असम के करीमगंज में सुबह 7:57 पर भूकंप आया और इसकी तीव्रता 4.1 रही। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में 6 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। गुजरात, महाराष्ट्र के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट, जाने अन्य राज्यों का हाल। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मुंबई और अन्य तटीय इलाकों में भारी बारिश के बाद गुजरात और तटीय महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले चेतावनी दी गई थी ऑरेंज अलर्ट के लिए। मंगलवार रात से ही शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। विभाग ने गुजरात में भी गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि गोवा के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।
दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और अगले 6 घंटों तक इसके जारी रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 घंटों के दौरान मुंबई में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। मानसून की भारी बारिश के कारण समुद्र में भी ऊंची लहरें उठने लगी हैं। बीच बीच में हाई टाइड की आशंका को देखते हुए अलर्ट भी कई बार जारी किया जा चुका है। मछुआरों और नाविकों को भी समुद्र के किनारे न जाने के लिए सतर्क किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेजन के साथ जुड़ने का बड़ा मौका, युवाओं को नौकरी के लिए करेगी तैयार और साथ में ट्रेनिंग में मिलेगा पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को होता है और भारत में 600 मिलियन से अधिक युवा हैं जो ग्लोबल कंपनियों के लिए टैलेंट की तलाश में हॉटस्पॉट हैं। लेकिन महामारी के कारण लॉकडाउन से लोगों की नौकरी पर काफी दिक्कतें आई हैं। इसी बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने हाल ही में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके ला रही है। दोस्तों आपको बता दें कि NAPS कंपनी का एक नया प्रोग्राम है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोग्राम का उद्देश्य 1000 युवाओं को जोड़ना है और उन्हें काबिल बनाना है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोग्राम में 6 महीने के लिए युवाओं को वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वे वेयर हाउस एसोसिएट्स और प्रोसेस एसोसिएट की भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। ये प्रोग्राम खास उन युवाओं के लिए है जिनकी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पर महामारी का असर पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित है, जहाँ क्लासरूम से लेकर ऑन द जॉब लर्निंग मूल्यांकन का काम किया जाएगा। इसमें युवाओं का सिलेक्शन कई सोर्सेज से किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी इस प्रोग्राम के तहत हिस्सा लेने वाले युवाओं को मंथली स्टाइपेंड भी देगी। साथ ही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंत में युवाओं को मूल्यांकन के आधार पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में दुकानों पर मास्क के बिना नहीं मिलेगा सामान। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम में शहर में दुकानों से सामान खरीदने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शहर में अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सामान नहीं बेचा जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम के महापौर अजय तिर्की ने रविवार को बताया कि अंबिकापुर शहर में अब सोमवार से मास्क नहीं तो सामान नहीं नियम लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सामान नहीं बेचा जाएगा। राज्य में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तिर्की ने बताया कि रविवार को नगर निगम के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। महापौर ने बताया कि बैठक के दौरान व्यवसायियों ने प्रस्ताव रखा कि महामारी संक्रमण को रोकने के लिए शहर में मास्क नहीं तब सामान नहीं का नियम लागू किया जाना चाहिए। इस नियम के तहत उन्हीं ग्राहकों को सामान दिया जाएगा जिन्होंने मास्क पहना होगा। जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा उन्हें सामान नहीं बेचा जाना चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 100 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद राज्य में मास्क पहनने वालों के लिए जागरूकता का अभाव है। दोस्तों आपको बता दें कि तिर्की ने कहा कि मास्क नहीं तब सामान नहीं नियम के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। इसके लिए शहर में अभियान शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुपरस्टार रजनीकांत नवंबर में लॉन्च करेंगे राजनीतिक पार्टी। करीबी ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत नवंबर में अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। एक खबर के अनुसार चेन्नई के पूर्व डिप्टी मेयर और उनके करीबी सहयोगी कराटे त्यागराजन ने इसकी जानकारी दी है। रजनीकांत ने 12 मार्च को कहा था कि वह अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, लेकिन महामारी के कारण वह अगस्त में अपनी पार्टी लॉन्च करने में असमर्थ रहे। त्यागराजन ने कहा कि उनके पुष्ट सूत्रों ने जानकारी दी है कि वे नवंबर में पार्टी को लॉन्च कर लेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में JDU की युवा इकाई के प्रवक्ता ने ही खोल दी नीतीश सरकार की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU की युवा इकाई के अमित कुमार सिंह ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है। पटना महानगर के जनता दल यूनाइटेड की युवा इकाई के प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने फेसबुक लाइव के जरिए पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH की बदहाली की तस्वीरें दिखाई हैं। दरअसल 5 दिन पहले PMCM में अमित कुमार के जीजा ने दम तोड़ दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। इस घटना से अमित कुमार सिंह इतने खफा हुए कि उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिया और फिर फेसबुक लाइव के जरिए PMCH की बदहाल तस्वीरों को दिखाना शुरू किया। फेसबुक लाइव में अमित कुमार सिंह बार बार कह रहे थे कि PMCH में किसी भी वार्ड में डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं रहते।
फेसबुक लाइव के दौरान अमित कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह का भी नाम ले रहे थे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ईरान ने कहा कि चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर नहीं हुआ है भारत। दोस्तों आपको बता दें कि चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर निकाले जाने की खबरों को ईरान ने खंडन किया है। दरअसल भारतीय अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि चाबहार प्रोजेक्ट से नई दिल्ली को बाहर कर दिया गया है। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरहद मोंटेजर ने बताया कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि चाबहार में निवेश के लिए ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, एक पोर्ट की मशीनरी और उपकरणों के लिए और दूसरा भारत के $150 मिलियन के निवेश को लेकर है। कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाबहार में ईरान भारत के सहयोग के साथ ही काम करेगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टिकटॉक पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना, बच्चों के डेटा का गलत इस्तेमाल। दोस्तों आपको बता दें कि शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है और ऐसा यूजर्स के डेटा की सेफ्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। एक बार फिर इस चाइनीज प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साउथ कोरिया में ऐप पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि टिकटॉक ने बच्चों से जुड़े डेटा का गलत इस्तेमाल किया। ऐप पर $1,55,000 का जुर्माना लगाया गया है। द कोरिया कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि KCC ने चाइनीज कंपनी पर 186 बिलियन वॉन करीबन 1.1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। आपको बता दें कि KCC दरअसल कोरिया में टेलीकम्युनिकेशन और डेटा से जुड़े सेक्टर में रेगुलेट का काम करता है और इसके पास यूजर्स के डेटा से जुड़ी निगरानी की जिम्मेदारी भी है। टिकटॉक पर ये बड़ा जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनी यूजर्स का प्राइवेट डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। खासकर कम उम्र के यूजर्स के डेटा को लेकर टिकटॉक की गलती सामने आई है और टिकटॉक पर लगाया गया जुर्माना कंपनी की इस देश में एनुअल सेल्स का करीबन 3% है। आपको बता दें कि टिकटॉक बिना पेरेंट्स की परमिशन के 14 साल के कम उम्र के बच्चों का डेटा कलेक्ट और इस्तेमाल कर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सचिन पायलट पर भड़के अशोक गहलोत, जमकर सुनाई खरी खोटी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत को लेकर बुधवार को जमकर भड़ास निकाले। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था, उनके पास प्रूफ है, वो षड्यंत्र के पार्ट, वो इसका हिस्सा थे। सचिन पायलट ही लीड कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बताओ मोबाइल नंबर दो। उन्होंने कहा कि अच्छी इंग्लिश बोलना, स्माइल देना ये काफी नहीं, देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये देश को बर्बाद करेंगे, क्या मीडिया को दिखता नहीं है क्या? इस मौके पर उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती। दोस्तों ये थी कुछ आज की खास खबरें। ऐसी ही खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और